सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षण में। तो बच्चों, अभी तक हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा था और आपके इस कोर्स में 3 पुस्तकें हैं, आरोह, वितान और संस्कृत प्रबोधिनी। ये तीनों ही दूसरा भाग है। पहला भाग आपने 11 में पढ़ लिया और इन तीनों पुस्तकों का दूसरा भाग आपके पास इंटर में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आरोह किताब से हम पढ़ते हैं। उसमें 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो हम पहले काव्य खंड में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये 2 कविताएं हैं छोटी छोटी। ये कविता है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन को आप जानते ही होंगे, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, तो मैं संक्षिप्त परिचय इनका दे देता हूँ। पूरा संपूर्ण उनकी जीवनी में यदि ऑनलाइन बताने लगूँ तो वो संभव नहीं है, तो आप लोग जीवनी पढ़ लीजिएगा। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, और वाराणसी से इनकी शिक्षा हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की और बच्चन जी अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। और युवा काल से ही इन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ भी दी थी और राष्ट्रीय आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जी छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवियों में से एक हैं। इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों पर काव्य रचना की है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मधुशाला इनकी सर्वाधिक चर्चित कृति है और इसमें इनको काफ़ी यश भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, भाषा शैली है इनकी सरल, सरस, प्रवाहपूर्ण, खड़ी बोली का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। मुक्तक शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया। सरलता, स्वाभाविकता और संगीतात्मकता, प्रवाहमयता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बाकी आप लोग इनकी जीवनी को पढ़ लेना। तो पहली कविता है इनकी यहाँ पर आत्म परिचय। तो आत्म परिचय के माध्यम से कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आत्म परिचय की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है ना। यही कवि का यहाँ पर मुख्य विषय है कि आदमी दुनिया में आकर के दूसरे के विषय में तो जानना चाहता है, खोजबीन करना चाहता है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उसकी दिनचर्या है, लेकिन वो अपने विषय में कभी जानने की कोशिश नहीं करता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या कर्तव्य है ना। उनको वो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर कवि आत्म परिचय के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमारा क्या परिचय होना चाहिए, है ना। हमें खुद का परिचय हासिल करना चाहिए, न कि दूसरे के विषय में हमें खोजबीन करने की आवश्यकता है। पहले अपने आप को जानें। हम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहेली है, हमें अपने आप को समझना चाहिए। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाह रहा है और यही इनका इस कविता का मुख्य विषय भी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आत्म परिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छा भाव है। तो देखिए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। जगजीवन का भार क्या है? कवि क्या कह रहा है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, पूरे संसार का भार अपने सिर पर लेकर के घूम रहा हूँ। क्या है भार? सांसारिक उत्तरदायित्व ही वो भार है कि हमारे संसार में समाज के प्रति, देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व हैं,
वही हमारे लिए भार है। तो जब हम उसको भार समझेंगे तभी तो उसके प्रति हम कुछ अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। जब हम उसको भार ही नहीं समझेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन मैंने संसार रूपी जो जीवन है इसके प्रति मेरे जो उत्तरदायित्व हैं उनका भार लिए मैं फिर रहा हूँ, और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना भार मेरे सिर पर है, फिर भी मेरे जीवन में क्या है? प्यार है, प्रेम है। कैसा प्रेम? जो मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में देखना चाहता हूँ कि उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, सहानुभूति हो, है ना। तो ऐसा जो भार है उसको मैं सभी व्यक्तियों के हृदय में देखना चाहता हूँ। इसलिए कह रहा है कवि कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, सभी व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन मैं करवाना चाहता हूँ। जो हृदय परिवर्तन मेरा हुआ है वैसा हृदय परिवर्तन मैं संपूर्ण व्यक्तियों का, संपूर्ण संसार का कराना चाहता हूँ। इसलिए वही भार है। और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं संसार में क्या है उस प्रेम को प्रत्येक हृदय में स्थापित करना चाहता हूँ, और उसी को लेकर के मैं फिर रहा हूँ। कवि यहाँ पर अपनी प्रेयसी से बात कर रहा है। वो प्रेयसी कोई भी हो सकता है, उसका ईश्वर भी हो सकता है, उसका इष्ट हो सकता है ना। तो मानो क्या है उससे उसका विछड़न हो गया है, और उसी का स्मरण करते हुए उसके हृदय में क्या हुआ, वो प्रेम जागृत हुआ, और उसी प्रेम ने क्या है अपना विराट रूप धारण कर लिया। जो एक व्यक्ति विशेष से या किसी एक जगह उसका प्रेम था, आज वो व्यष्टि न बन करके समष्टि रूप में परिणत हो गया है। जो प्रेम उसका व्यष्टि रूप में था उसी ने क्या कर लिया है, आज समष्टि रूप धारण कर लिया है। ठीक है। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, किनको? सबके हृदय में करुणा छुपी रहती है, लेकिन कोई घटना ऐसी होती है कि वो उस प्रेम को जागृत कर देती है ना। तो कवि का भी अपने प्रेमी से विछुड़न हुआ है और उसी का स्मरण कर रहा है। उसी के स्मरण ने मानो उसकी यादों को क्या किया है, झंकृत कर दिया है, उजागर कर दिया है ना, फिर से ताज़ा कर दिया है। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ऐसे ही मैं क्या है उनके स्मरण में ही, उसके स्मरण ने ही मेरे हृदय को झंकृत कर दिया है, और उसी प्रेम ने मेरा विराट रूप धारण कर लिया है, और वही प्रेम अब मैं पूरे संसार में देखना चाहता हूँ। ठीक है। अगली पंक्ति देखो। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो मैं कैसी सुरा का पान करता हूँ? जैसे बोला आदमी जब मदिरा पान कर लेता है तो वो भी मदमस्त हो जाता है और अपने हृदय के सभी भावों को प्रकट कर देता है ना। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं कैसी सुरा, स्नेह सुरा, प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। मदिरा नहीं पीता हूँ बल्कि प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। क्या विरोधाभास है? ऊपर तो कवि ने कहा कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ऊपर तो कहा कि पूरे संसार का मैं भार लिए फिर रहा हूँ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो थोड़ा विरोधाभास, विरोध लग रहा है, लेकिन विरोध है नहीं, केवल विरोध का आभास मात्र है, विरोधाभास है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कैसे जग की बात कर रहा है? जो स्वार्थ की नींव पर रखा हुआ संसार है, जिनको स्वार्थ से ही एक दूसरे से संबंध जुड़ा होता है, जहाँ स्वार्थ सिद्धि हो रही हो उसी को पूजते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते हैं। तो उस संसार की बात कर रहा है कभी यहाँ पर कि मैं ऐसे संसार का ध्यान नहीं करता हूँ जहाँ की लेन देन का व्यापार हो। वो तो व्यापार हो गया, जहाँ स्वार्थ सिद्धि है वहाँ तो व्यापार है ना। उनसे तभी तक हमारा स्वार्थ है जब तक हमें उनसे कुछ ना कुछ उपलब्धि हो रही है, तभी तक उनसे लगाव रहता है, तभी तक उनसे संबंध रहता है। तो कवि यही कह रहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं ऐसे संसार का ध्यान कभी नहीं करता हूँ जो कि
एक स्वार्थ सिद्धि हो, जहाँ पर लेन देन का व्यापार हो। ऐसे संसार का, ऐसे जग का मैं ध्यान नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो कैसा संसार देखना चाहता हूँ जिससे कि सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भावना हो, दया हो, करुणा हो, है ना। ऐसा संसार देखना चाहता हूँ। आगे क्या कर रहा है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार भी उन्हीं को पूछता है जो संसार के पूछता है, अर्थात स्वार्थ सिद्धि। वो संबंध तभी तक है जब तक एक दूसरे से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो संबंध तभी तक आदमी का जुड़ा रहता है। तो जग भी उसी को पूछता है जिससे कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, है ना। व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, हम उसी के आगे पीछे घूमते हैं जिससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है ना। तो मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि तो कह रहा है कि मैं तो अपने मदमस्त रहता हूँ, अपने मन का गान। मन का गान क्या है, मेरे मन में जो करुणा है, दया है, दूसरे के प्रति प्रेम है, वही प्रेम का मैं गान किया करता हूँ और उसी को मैं सबके हृदय में स्थापित करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सांसों के दो तार और स्नेह सुरा, यहाँ पर सुंदर रूपक का भी प्रयोग कवि ने किया है ना। तो पहला छंद यही है, दूसरा छंद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आज के लिए इतना ही।